ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में मैंने बताया कि ये पहला चैप्टर है और ये हमारा बेस कैंप है। अगर ये हमें अच्छे से समझ में आ गया तो ट्वेल्थ बहुत स्ट्रांग होने वाली है, राइट? एक बार हम रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा लास्ट क्लास में। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म को ब्रेक किया और समझा कि ये स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट होता है। चार्ज जब तक रेस्ट पे है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में जितने भी, ये फर्स्ट पार्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं हमने उनको देखा और फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया। फाइन। देन इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने समझा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? वो मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या मतलब है कि अगर मैटर एग्जिस्ट करता है तो मास होगा, राइट? इट विल हैव सम मास। जस्ट लाइक दैट मैटर अगर एग्जिस्ट करता है तो चार्ज भी होगा। चार्ज इज दैट इक्विवेलेंट टू मास प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर चार्ज नहीं है तो मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, ये हमने समझा। और इसको हमने इस तरीके से भी समझा कि जो डिविजिबिलिटी हमने करी उसमें जो लास्ट यूनिट्स होती है उनमें हमें चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं, राइट? ओके, देन हमने समझा, देन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, ओनली ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अगर ओनली मैग्नीट्यूड है मतलब नंबर्स है तो जस्ट लाइक नंबर्स वी कैन ऐड देम। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्यों? क्योंकि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में सिंक और सोर्स नहीं होते। मतलब सिंक का क्या मतलब है? जो चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दे। सोर्स का क्या मतलब है? जो चार्ज को प्रोड्यूस करे, राइट? तो अगर ऐसा नहीं होगा तो जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा सेम रहेगा। अब यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम में बोल रहा हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? कि अगर एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम है जो कि अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि पूरे यूनिवर्स में एक ही सिस्टम है, ओनली वन सिस्टम इज देयर। लाइक एक बीकर रखा हुआ है और पूरे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, खाली है। ओनली वन बीकर इज देयर इन द यूनिवर्स। तो बाहर कुछ इंटरेक्ट करने के लिए नहीं है, एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होगा, ना एनर्जी अंदर आएगी ना बाहर जाएगी, ना मैटर अंदर आएगा ना मैटर बाहर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जितना भी मैटर इनसाइड द सिस्टम है वो उतना ही हमेशा रहेगा। और एक और बात कि सिंक और सोर्स अगर होता तो भी चेंजेस आ सकते थे, पर वो भी नहीं होता तो इसलिए भी चेंजेस नहीं आते। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें ये बताता है। देन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें हमने समझा कि चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वही है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अगर मैं बोलूँ कि एक चार्ज बॉडी है जिसमें इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसका टोटल चार्ज क्या होगा? 3 इंटू ई। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। 3 इंटू ई। फाइन। हमने ये तो समझ लिया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ई होती है, पर ई का भी तो खुद का कुछ चार्ज होगा ना, राइट? ई का भी तो खुद का कुछ चार्ज होगा। तो हम वो भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है। फाइन। तो ये जो n की वैल्यू है, q टोटल इज इक्वल्स टू n इंटू ई। n की वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऑल कैन बी देयर। अब यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन ये हो सकता है कि माइनस 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 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर n के जो वैल्यूज है उसमें नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। हाँ, नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, बट उस नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है? उस नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि टाइप ऑफ चार्ज कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, राइट? हमारे पास दो टाइप्स के चार्जेस हैं जो कि हमने इसके बाद वाली प्रॉपर्टी में देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो टाइप्स ऑफ चार्ज को बता रहा है। फाइन। यहाँ पर एक और मिसकंसेप्शन हो सकता है, जैसे कि हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वेक्टर्स में, कि पॉजिटिव डायरेक्शन अगर इस तरफ है, राइट साइड पे है, तो नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ होगी? नेगेटिव डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, राइट? अगर नेगेटिव क्वांटिटी कुछ भी है तो वो ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट सिग्निफाइंग द डायरेक्शन, दिस इज जस्ट टेलिंग अस द टाइप ऑफ चार्ज। ओके, ऑल राइट। उसके बाद हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ चार्ज हमने देखा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होते हैं, दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं। और अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब उसमें एक्सिस में प्रोटॉन्स हैं, अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। फाइन। ओके, ऑल राइट। तो हमने इतनी चीजें अभी तक देख ली हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इंटरेक्शन ऑफ चार्ज को समझेंगे। अब ये इंटरेक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है?
इंटरेक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है, मतलब अगर चार्जेस जो है उनको पास लाया जाए तो किस तरीके का इंटरेक्शन उनमें होता है। तो देखो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और सामने एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, मतलब जो चार्जेस हैं वो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, या फिर कुछ ऐसा हो कि पॉजिटिव चार्ज हो और उसके सामने एक और पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर कुछ ऐसा हो कि एक नेगेटिव चार्ज हो और उसके सामने एक और नेगेटिव चार्ज हो। अब आप ये देखो कि ये क्या है, दीज आर अनलाइक charges, and here in both the cases these are what, like charges। ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस जब भी होते हैं तो उनमें क्या होगा, उनमें होगा उनमें होगा भाई अट्रैक्शन, और अगर लाइक चार्जेस होंगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन। फाइन, सो दीज टाइप ऑफ इंटरेक्शन आर देयर। अगर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन है, लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के ऑपोजिटली मूव करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के ऑपोजिटली मूव करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के टूवर्ड्स मूव करेंगे। गेटिंग? ओके, अब यहां पर हम ये चीज तो समझ गए कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि अगर एक न्यूट्रल बॉडी हो तो क्या वो ये अट्रैक्शन रिपल्शन की चीजें कर सकती है? सोचिए, आई अगेन रिपीट माय क्वेश्चन, अगर एक न्यूट्रल बॉडी हो तो क्या वो अट्रैक्शन रिपल्शन जैसी चीजें शो कर सकती है कि नहीं? ओके, तो जवाब ये है, जवाब को हम एक नोट पॉइंट में लिखेंगे, जवाब को हम एक नोट पॉइंट में लिखेंगे दैट न्यूट्रल बॉडी कैन ऑल्सो अट्रैक्ट, न्यूट्रल बॉडी कैन ऑल्सो अट्रैक्ट और कैन ऑल्सो बी अट्रैक्टेड। दोनों ही सेम ही बातें हैं, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी कैन ऑल्सो बी अट्रैक्टेड और न्यूट्रल बॉडी कैन ऑल्सो अट्रैक्ट द चार्ज्ड बॉडीज। न्यूट्रल बॉडी कैन ऑल्सो अट्रैक्ट द चार्ज बॉडीज, बट कैन नॉट रिपेल। देखो, न्यूट्रल बॉडी जो है वो अट्रैक्ट तो कर सकती है चार्ज बॉडी को, लेकिन रिपेल नहीं कर सकती। अब ऐसा क्यों होता है ये हम समझेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बाद। ओके, जस्ट जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसमें हम इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी, बस हम अभी हमें ये याद रखना है कि न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकती है बट वो रिपेल नहीं कर सकती। ये तो हमने देख लिया कि चार्ज बॉडीज जो है वो आपस में क्या करेंगी, लेकिन न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकती है। फाइन, ओके, तो let's write one more note point. Let's write one more note point. अब एक बात इसमें और है, क्या है वो बात? एक तो मैंने बात करी न्यूट्रल बॉडी की, और एक होता है न्यूट्रल पार्टिकल। अब फिर से मैं एक और सवाल आपसे करता हूं कि क्या न्यूट्रल बॉडी और न्यूट्रल पार्टिकल सेम बात है? सोचिए,
एक न्यूट्रल बॉडी और एक न्यूट्रल पार्टिकल जो होता है, क्या वो सेम चीजें हैं? अच्छा, न्यूट्रल बॉडी के बारे में हम एक क्या चीज बोल सकते हैं, क्या वो चार्ज है? नहीं, वो चार्ज बॉडी नहीं है सिंपली, तभी तो हम उसको न्यूट्रल बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। अ न्यूट्रल बॉडी, अ न्यूट्रल बॉडी एंड अ न्यूट्रल पार्टिकल, क्या हमें कोई ऐसा पार्टिकल पता है जो कि न्यूट्रल होता है? कोई भी एक ऐसा पार्टिकल पता है हमें जो न्यूट्रल होता है हमेशा ही? यस, न्यूट्रॉन। लाइक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सिंबल हम कैसे लिखते हैं? एन नॉट। फाइन, इस पे ना कोई पॉजिटिव चार्ज हमने लगाया, ना कोई नेगेटिव चार्ज हमने लगाया। अ न्यूट्रल बॉडी एंड अ न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन आर नॉट द सेम थिंग्स। दे आर नॉट द सेम थिंग्स, वो कोई एक जैसी चीजें नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? बिकॉज न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब होता है? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। या फिर हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल बॉडी के अंदर इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। अगर अब हमसे कोई ये पूछे कि न्यूट्रल बॉडी में कोई चार्ज नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट एक फर्स्ट इंस्टेंस में सुनने में लगता है कि सही तो बात है कि न्यूट्रल बॉडी में तो कोई चार्ज नहीं होता, पर एक्चुअल में न्यूट्रल बॉडी में चार्ज होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर। फाइन, ओके। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है ना, तो वो आपस में कैंसिल कर जाएंगे, तो नेट चार्ज क्या बचेगा? नेट चार्ज जीरो बचेगा, राइट? तो अगर ये बात आए कि न्यूट्रल बॉडी में क्या चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स तो उसमें होते हैं, पर टोटल चार्ज उस बॉडी का क्या होता है? जीरो होता है। फाइन, अब न्यूट्रल बॉडी तो हो गया, न्यूट्रल पार्टिकल का क्या मतलब है? तो न्यूट्रल पार्टिकल भी देख लेते हैं। न्यूट्रल पार्टिकल, जैसे कि हमने बात करी न्यूट्रॉन की, न्यूट्रल पार्टिकल हैज नो चार्ज, नो चार्ज एट ऑल, राइट? न्यूट्रल पार्टिकल हैज नो चार्ज एट ऑल। हम लिख सकते हैं यहां पर चार्ज इज इक्वल्स टू जीरो इन अ न्यूट्रल बॉडी। फाइन, देखो सिमिलैरिटी क्या है कि टोटल चार्ज जो है वो दोनों का जीरो है। टोटल चार्ज जो है वो दोनों का जीरो है। यहां पर हम क्या लिखेंगे? टोटल चार्ज दोनों का जीरो है। पर क्या चार्ज पार्टिकल्स है या नहीं? क्या उसमें चार्ज है या नहीं? हाँ, न्यूट्रल बॉडी में चार्ज है, बट क्या न्यूट्रल पार्टिकल में चार्ज है? नहीं, न्यूट्रल पार्टिकल में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ओके, लेट्स नॉट स्ट्रेच इट मोर एंड लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमने कितनी प्रॉपर्टीज अभी देखी हैं? नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, ये फिफ्थ चल रहा था, ओके ना? अभी हम देखते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ओके, सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज लाइक इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, अब ये इनवेरियंस क्या है? अच्छा, हमें इस टर्म का मतलब तो पता ही है ना? इस टर्म का मतलब हमें पता है, वेरी। ये वेरी नहीं है, दिस इज नॉट VERY, दिस इज VARY। वेरी का क्या मतलब होता है? ये वेरी है, ये वेरी है,
थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है, राइट? थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। ये वेरी है, ये वेरी है। फाइन, ओके ओके। इसका मतलब होता है टू चेंज। टू चेंज मतलब अगर मैं बोलूं कि समथिंग इज वेरिंग, तो इसका मतलब वो बदल रहा है, राइट? दैट थिंग इज चेंजिंग। ओके, लाइक आर एज इज अ वेरिएबल। जैसे वेरिएबल जो टर्म है वो कहां से आया? वो यहीं से तो आया है, इसी से निकलता है द टर्म वेरिएबल। नाउ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी, इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी is that tends to change. Fine, variable can change just like variance. Variance मतलब बदलना, राइट? वेरिएंस मतलब क्या है? बदलना। इनवेरिएंस क्या हुआ फिर? इनवेरिएंस हो गया ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ दैट। इनवेरिएंस इज ऑपोजिट ऑफ दैट, मतलब ना बदलना, ना बदलना। तो ये जो चीज है ना, ये हमें क्या बता रही है? ये हमें ऐसा कह रही है कि चार्ज विल नॉट चेंज, चार्ज विल नॉट चेंज। चार्ज नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा, कैसे नहीं बदलेगा? हम बदलवाएंगे उसको, राइट? चार्ज विल नॉट चेंज। अब ये कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है कि चार्ज विल नॉट चेंज? चार्ज डजंट चेंज विथ डिफरेंट स्पीड्स। अच्छा, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो मोशन में आने के बाद चेंज हो जाती हैं, उनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, पर उन क्वांटिटीज में चार्ज तो नहीं है भैया। चार्ज कभी डिफरेंट स्पीड्स पे चेंज नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है तो कुछ चार्ज है, और जब चलने लगा तो कुछ चार्ज हुआ, दौड़ने लगा तो कुछ चार्ज हुआ, तेजी से दौड़ने लगा तो और चार्ज बदल गया। ऐसा कभी नहीं होगा। अब यहां पर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बता देता हूं। सो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूनिट्स। मैंने यूनिट्स लिखा क्योंकि मैंने आपको ऐसा यूनिट नहीं बताई, तो उसको भी हम यहां पर लिखेंगे। SI यूनिट ऑफ चार्ज। सर बहुत देर बाद बता रहे हैं ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमने कुछ भी क्वांटिटेटिव नहीं करा, हमने न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो क्या होती है भाई? वो इन सर के नाम पे रखी गई है। एक सर है कूलोम सर। सो यूनिट होती है कूलोम, और इसका लेटर सी हम लिखते हैं यहाँ पर, और एक कैपिटल लेटर सी है। तो यहाँ पर हम जो यूनिट लिखेंगे उसमें यूनिट्स की जगह क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, और इसको हम पढ़ते क्या है? कूलोम। सो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। फाइन, ओके। सो ये इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या बोल रहा है कि ये ऐसा बोल रहा है, an electronic charge will be same in motion and at rest and in all frames of reference। अब ये तो हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में, डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो नहीं बदलेगा। अब आपको मैं एक चीज 11th क्लासेस याद करवाता हूं। जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि डिफरेंट फ्रेम्स में डिफरेंट हो जाती हैं, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज जो है वो है वेलोसिटी। हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था कि वेलोसिटी जो होती है वो रिलेटिव होती है, वो एब्सोल्यूट नहीं होती।
मतलब अगर मैं अभी ऐसे वॉक कर रहा हूँ तो मेरी जो वेलोसिटी है, अभी जो मेरी वेलोसिटी है वो, अगर आप रेस्ट पे बैठे हैं तो आपके रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी जो है वही रहेगी। जैसे मान लीजिए मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके हिसाब से मेरी वेलोसिटी बदल जाएगी, राइट। कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा फास्टर मोशन में है तो उसके हिसाब से मेरी वेलोसिटी फर्दर बदल जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के हिसाब से मेरी वेलोसिटी जो है वो बदल सकती है। पर अगर हम बात कर रहे हैं चार्ज की, चार्ज कभी नहीं चेंज करेगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है, चाहे इलेक्ट्रॉन मूव मोशन में है चाहे रेस्ट में है और चाहे उसको कोई भी ऑब्जर्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमेशा इतना रहेगा। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे यूनिट्स की जगह सी लिख सकते हैं, तो मैं इसको एक और बार लिख देता हूँ यहाँ पर, एक और बार लिख देता हूँ। 1e इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कैपिटल सी। फाइन। अच्छा, यही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी है और यही प्रोटोनिक चार्ज भी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज बराबर होता है, ये हमें पता भी है, 9th 10th क्लास में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, सो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज जो है वो हमने देख लिया। इसके बाद क्या है? इसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चार्ज। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भी चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या समझा था कि चार्ज एक बॉडी में कंजर्व रहता है, आइसोलेटेड बॉडी में, ठीक है। अगर दो बॉडीज हैं और उनको इंटरेक्ट करवाया गया और दोनों चार्ज बॉडीज है, तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ट्रांसफर कैसे होता है चार्ज, ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चार्ज, transferability of charge. Charge can transfer, charge can charge can be transferred from one body to another. Charge can be transferred from one body to another by different methods. अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके वजह से जो चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है। अभी मेथड्स क्या क्या होते हैं? तो पहला मेथड जो है हमारे पास वो है फ्रिक्शन। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, फ्रिक्शन आ गया क्या फिर से? नहीं, ये वो वाला फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद जो हम फ्रिक्शन पढ़ते हैं ये वो कतई नहीं है फ्रिक्शन। उसके बाद कंडक्शन, थर्ड इंडक्शन, राइट। फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, इन तीनों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन के बारे में हम समझते हैं। फाइन, फ्रिक्शन के बारे में। सो इफ टू न्यूट्रल बॉडीज, टू न्यूट्रल bodies are rubbed, are rubbed with each other. Two neutral bodies are rubbed with each other. Then rearrangement of
चार्ज टेक्स प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, राइट। मतलब चार्ज जो है वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, और उसकी वजह से होगा क्या, फाइनली क्या निकल के आएगा कि जो दोनों बॉडीज है ना, जो दोनों बॉडीज हैं उन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आ जाएंगे। इफ टू न्यूट्रल बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर, तो एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इफ टू न्यूट्रल बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर, देन रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस and takes place, resulting in them having equal and opposite charges। उनमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आ जाएंगे। क्लियर हुआ? अगर दो बॉडीज को रब करते हैं आपस में तो उनमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम और देखेंगे। क्या हम देखेंगे? ओके ओके ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज और ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। अब ये क्या बला है भैया? अच्छा, इस ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज और ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज में आपको मैं यहाँ पर कुछ कुछ सब्सटेंसेस के नाम लिखूंगा, जैसे कि कुछ 8 to 10 सब्सटेंसेस के मैं नाम लिखूंगा जिनके ऊपर जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्लास, हेयर, फर, कैट का जो फर होता है वो, इबोनेट, रॉड, प्लास्टिक, रबर, इन सब चीज़ों के मैं नाम लिखूंगा, पर मैं एक सीक्वेंस में नाम लिखूंगा। इस सीक्वेंस से हमें क्या पता चलेगा? इस सीक्वेंस से हमें पता चलेगा कि अगर इन दोनों, इस पूरे सीक्वेंस में से किसी भी दो बॉडीज को अगर हम रब करते हैं तो कौन सी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन सी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये सीरीज हमें थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें एकदम पूरा का पूरा सीरीज पता होना चाहिए, कुछ कुछ हम याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी इसको याद करना नहीं है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है? सबसे पहले इसमें आएगा, हम लिखेंगे ग्लास। ग्लास, उसके बाद क्या आएगा? ह्यूमन हेयर। ग्लास, देन ह्यूमन हेयर, देन हमारे पास है इसमें नाइलॉन। नाइलॉन बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? वूल। वूल, वूल हमसे फिर भी पूछ सकते हैं। ग्लास इज इंपॉर्टेंट, ह्यूमन हेयर इज इंपॉर्टेंट, वूल इज इंपॉर्टेंट, देन आफ्टर दैट वी हैव फर। अब ये फर क्या होता है? कैट के ऊपर का जो होता है, जो उसके कैट के हेयर्स होते हैं वो हम बोल रहे हैं यहाँ पर फर, राइट। ग्लास, ह्यूमन हेयर, नाइलॉन, वूल, फर। आफ्टर फर वी हैव सिल्क, पेपर, after paper we have cotton, wood, cotton, wood, amber, then rubber। अब अगर हम रबर लिख रहे हैं तो इसमें हम बलून भी ऐड कर सकते हैं। ओके, बलून, देन वी हैव इबोनाइट। इबोनाइट एक मटेरियल है जिसको आपको क्वेश्चंस में इस तरीके से दिया रहेगा कि इबोनाइट रॉड को अगर हम कैट के फर के साथ या फिर ग्लास के साथ रब करते हैं या फिर सिल्क के साथ रब करते हैं तो क्या होगा, राइट। ओके, इबोनाइट, देन वी हैव पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के बाद हमारे पास है पीवीसी,
और फिर है हमारे पास टेफ्लॉन। ओके, ये सीरीज जो है वो मुझे भी याद नहीं है, किसी को ये सीरीज जरूरी नहीं है कि याद हो। मैं आपको कुछ कुछ इसमें से नेम सेलेक्ट करके बताऊंगा जो आपको याद होने चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है जो आपको याद होना चाहिए, कि आप अगर इसमें से कुछ कुछ पिक भी कर रहे हैं तो उसको सीक्वेंस में पिक करेंगे। ठीक है, अगर हम इस सीरीज में ऊपर की तरफ जाते हैं, हम इस सीरीज में अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, ऐसा। अगर हम बॉटम टू टॉप जाते हैं तो क्या होगा, तो भैया, और एक हम यहां पर बना लेते हैं टॉप टू बॉटम। वैसे हम कोई भी एक अगर बना लें तो दूसरा वाला अपने आप हमें पता ही होता है, तो हम टॉप टू बॉटम वाला लिख लेते हैं, राइट। एंड तो क्या हो रहा है यहां पर, दिस इज मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव, this is most negative, and the glass is most positive. Glass is most positive and teflon is most negative. अब इसका क्या मतलब है कि टेंडेंसी टू gain electron increases as we move down, as we move down, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और अगर हम ऊपर जाएंगे तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, अब इस अगर इसको हम समझ गए तो इसमें से हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो, मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मैं सिल्क को रब करते हैं, सिल्क इज रब्ड विथ कैट्स फर, सिल्क इज रब्ड विथ कैट्स फर, तो क्या होगा भाई। अब आप देखो, सिल्क कहाँ पे है, यहाँ पे, और फर कहाँ पे है, उससे ऊपर। तो सिल्क और फर बहुत ज्यादा क्लोज है, बट स्टिल सिल्क हैज मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सिल्क की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो इनको जब हम रब करेंगे तो सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और कैट का जो फर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो अगर आपको सीरीज का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगर हम हेयर इज रब्ड, हेयर इज रब्ड विथ विथ ग्लास, नो नॉट ग्लास, लेट्स टेक प्लास्टिक, प्लास्टिक। ओके, सो ऑल्दो प्लास्टिक इसमें नहीं है, पर हम एक और बात हम यहाँ पे याद कर सकते हैं कि जो टॉप के जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, ग्लास इज द टॉप मोस्ट कैंडिडेट, ह्यूमन हेयर इज ऑल्सो टॉप ओनली, राइट, सेकेंड टॉप। तो अगर हमारे पास ह्यूमन हेयर आता है और उसके सामने जो अगला कैंडिडेट है वो कोई भी हो एक्सेप्ट ग्लास, वो ग्लास को छोड़कर कोई भी हो हेयर के सामने अगर आएगा तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हेयर इज ऑलमोस्ट पॉजिटिव। ऑलमोस्ट पॉजिटिव बोलने का क्या मतलब है कि ज्यादातर केसेस में ह्यूमन हेयर का के साथ आप किसी का भी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ज्यादातर केसेस में ह्यूमन हेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लास्टिक के साथ क्या होगा भाई, नेगेटिव। ठीक है, तो हम कुछ कुछ याद कर सकते हैं, जैसे ग्लास ज्यादातर पॉजिटिव रहता है, ह्यूमन हेयर ज्यादातर पॉजिटिव रहता है। ग्लास, ह्यूमन हेयर, वूल, फर, सिल्क, कॉटन, एम्बर, रबर, एबोनाइट। तो एक सीरीज में हम इसको याद कर सकते हैं, राइट। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव आफ्टर दैट, आप इसको नोट डाउन करिए।
और जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट फ्रिक्शन। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और कंडक्शन को समझते हैं कि कंडक्शन क्या चीज है भैया। सेकंड चीज, कंडक्शन इफ a neutral body, if a neutral body is touched with a charged body, if a neutral body is touched with a charged body, then the neutral body also gets charged। अगर एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के साथ हम टच करेंगे तो न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो क्या? फाइनल टोटल चार्ज will be shared equally। फाइनल टोटल चार्ज will be shared equally। ठीक है, ये तो पहली बात हुई। ओके, हम पहले यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। सो लेट अस कंसीडर, हमारे पास एक, इसको हम थोड़ा बेटर तरीके से क्रिएट करेंगे। सो लेट अस टेक अ बॉडी, फाइन, एंड दिस इज अ चार्ज्ड बॉडी, तो इसके ऊपर हम कुछ चार्ज लगा देते हैं। फाइन, देन we'll take one more body, और ये जो दूसरी वाली बॉडी है ना, ये न्यूट्रल है। ये क्या है? ये न्यूट्रल बॉडी है, और इनको मैं एक वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ओके, विल कनेक्ट देम विद द वायर। अब मैंने इन दोनों बॉडीज को वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फाइनली क्या होगा? फाइनली कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ये दोनों बॉडीज आपस में कनेक्टेड हैं और इन दोनों बॉडीज पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है चार्ज। अगर मैं क्वांटिटेटिवली लूं तो फिर 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा एक और बना देते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, फाइनली मैंने यहां पर लिखा कि फाइनल टोटल चार्ज विल बी शेयर्ड इक्वली। अब देखो यहां पर इस पे कितने चार्जेस हैं? टोटल 8 चार्जेस। इस पे कितने हैं? 0 चार्जेस। so 8 + 0 is 8, right? And 8 by 2 means half of 8 will be what? 4 and 4, so 4 and 4 will be equally shared with each other, right? यहां पर एक और पॉइंट हम नोट करते हैं जो हमने इसमें देखा, क्या कि न्यूट्रल बॉडी will have the same nature of charge, क्या मतलब है इस बात का? अगर पॉजिटिव बॉडी को कनेक्ट किया न्यूट्रल बॉडी के साथ तो ये बॉडी भी पॉजिटिव ही होगी। अगर नेगेटिव बॉडी को कनेक्ट किया तो ये बॉडी भी नेगेटिव ही होगी। ऑल राइट, ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि
एक बॉडी है, इसके ऊपर है 100 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, मतलब इस पे 100 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, और हमने इस बॉडी को कनेक्ट किया एक दूसरी बॉडी के साथ जिसके ऊपर 50 इलेक्ट्रॉन्स है। एक बॉडी है 100 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉडी है 50 इलेक्ट्रॉन्स। सो फाइनली क्या होगा? फाइनली क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे Q1 इक्वल टू 100, Q2 इक्वल टू 50, टोटल Q total is equals to 100 plus 50, that is what? That is 150. अब Q each, दोनों पे क्या क्या चार्ज होगा फाइनली? Q each will be Q total by 2, so that is 150 by 2, that is 75 इलेक्ट्रॉन्स। तो 75 इलेक्ट्रॉन्स दोनों पर होंगे। तो हम फाइनली लिख सकते हैं, we'll make diagram like this. Okay, and both will have how much charges? 75 E minus 75 E minus. So this will be the result, right? इसका साइज थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन that doesn't matter actually. Okay, the size of a body is not associated with the amount of charge it has. Fine. Okay, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। इसके पास चार्ज है 80 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास चार्ज है 50 प्रोटॉन्स। अब आपको बताना है कि जब इन दोनों को कनेक्ट किया तो फाइनली दोनों पे कितना कितना चार्ज होगा। कैलकुलेट करिए, क्विकली कैलकुलेट। ओके, लेट्स सी। ओके, सो Q टोटल इक्वल टू 80 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 50 प्रोटॉन्स। अब देखो, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही बराबर होता है, बट चार्ज का जो टाइप है वो ऑपोजिट होता है। मतलब प्रोटॉन्स पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। तो हम इनकी जगह क्या लिख सकते हैं? 80 नेगेटिव चार्जेस हैं, सो -80, और 50 पॉजिटिव चार्जेस है तो +50। और क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली नंबर्स की तरह ऐड होती है, तो -30 आएगा। -30 आने का क्या मतलब है? कौन है नेगेटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 30 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल में। आर यू गेटिंग? सो 30 इलेक्ट्रॉन्स आर इन टोटल और दोनों बॉडीज पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो Q ईच क्या होगा? Q ईच क्या होगा? 30/2, दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन्स। सो फाइनल फिगर क्या होगा? ओके,
फाइनल फिगर ये हो गया। और इन पे हम चार्जेस क्या लिखेंगे, इसके ऊपर है 15 इलेक्ट्रॉन्स और इसके ऊपर भी है 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 15-15 दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नोट डाउन करिए। ये क्लियर हो रहा है ना सबको? सो हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, एक फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस बाय फ्रिक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ चार्जेस बाय कंडक्शन। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड मेथड जो है वो क्या है? थर्ड मेथड, थर्ड मेथड इज induction. Third method is induction. Okay, now induction, what is this induction? What is this induction? If a charged body, if a charged body is brought, if a charged body is brought near to an uncharged body, or we can say uncharged conductor. एनीवेज हम कंडक्टर्स की ही बात कर रहे हैं, हमने कंडक्शन में भी कंडक्टर की बात करी और इंडक्शन में भी हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ऑल्दो जो हमने बात करी फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन में बहुत से इंसुलेटर्स प्रेजेंट हैं, फाइन, पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक चार्ज बॉडी को हम लेकर आए एक अनचार्ज कंडक्टर के पास, तो क्या होगा? अब इसको समझने से पहले कंडक्टर के बारे में एक चीज थोड़ी सी समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? देन पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं। इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू एन अनचार्ज कंडक्टर, then the conductor gets its charges rearranged. The conductor gets its charges rearranged. Positives on one side, positives on one side and negatives on the other. Okay, let's see हम क्या बोल रहे हैं। ओके, ये क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है। विल राइट इट्स अ negatively charged rod and this is neutral spherical conductor. Neutral spherical conductor, न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर। जब हम इसको इसके पास लेकर आते हैं तो क्या होगा? देखिए, ओके,
ऑल राइट, सो हेयर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस थे। अब देखो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्जेस है ना, ये इस बॉडी के पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे, और आप ये कह लीजिए कि ये नेगेटिव चार्जेस इस बॉडी के नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, राइट कुछ ऐसा होगा। अब इस बॉडी के नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड पे आ जाएंगे। सवाल ये आता है कि क्या ये बॉडी अभी न्यूट्रल है या फिर चार्ज्ड बॉडी है। देखो, ये बॉडी जो है ये अभी फिलहाल में न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। बट क्या ये इस बॉडी पर चार्ज सरफेस पर आ गए हैं? यस, इस बॉडी पे चार्ज सरफेस पे आ गए हैं। इसमें एक फर्दर स्टेप जो होता है वो क्या है कि अगर इस बॉडी का हम ग्राउंडिंग करें, ग्राउंडिंग मतलब क्या कि इस बॉडी को अगर हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें तो इस बॉडी में और भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। हो सकता है यहां से चार्ज जो है वो नीचे जाए अर्थ पे, और हो सकता है अर्थ से चार्ज इस बॉडी पर आए। सबसे पहला स्टेप हमने समझ गए कि अगर रॉड को, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास लेकर आते हैं तो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी वांटेड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसमें ही हम एक और चीज देखते हैं। लेट अस कंसीडर कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है और ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है। तो इसके बाद क्या होगा, ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर में क्या होगा कि इस साइड पे नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज इट विल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द रॉड विल अट्रैक्ट दीज नेगेटिव्स, और यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इंडक्शन में चार्जिंग कैसे हो रही है वो आपको समझ में आया। एक बॉडी जिसमें चार्जेस जो है वो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव है, बट उस बॉडी में एक साइड जो है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड हो गई, नेगेटिव चार्जेस पे ज्यादा हो गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई। क्लियर? ओके। अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद है ग्राउंडिंग। ये इंडक्शन का ही पार्ट है ग्राउंडिंग। अब इसमें ग्राउंडिंग में हम क्या करेंगे, ग्राउंडिंग को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अर्थ जो है वो क्या है। अर्थ प्लेनेट है, बट उसके साथ साथ अर्थ इज अ ह्यूज रिजर्वायर ऑफ चार्ज। रिजर्वायर ऑफ चार्ज क्या होता है? रिजर्वायर ऑफ चार्ज वो होता है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज प्रोड्यूस करने के केपेबल हो। और एक और बात कि चार्ज रिमूव कर दे अगर हम इससे, तब भी इसमें कुछ चेंज ना आए। अब आप सोचो कि अर्थ कितनी बड़ी है, अर्थ इज ह्यूज, राइट। अब उससे उससे अगर हमने 2-3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो क्या अर्थ में कुछ चेंज आएगा? जवाब है नहीं, अर्थ में ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम इतने से इलेक्ट्रॉन्स निकालते तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट्स ह्यूज, राइट। सो ह्यूज रिजर्वायर ऑफ चार्ज की मतलब उसमें से कुछ चार्ज निकाल दें या फिर उसमें कुछ और चार्ज डाल दें, उससे अर्थ के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। और ये रिजर्वायर दोनों के लिए है, मतलब बोथ सिंक एंड सोर्स। ये जो रिजर्वायर है ये दोनों का रिजर्वायर है, मतलब इससे ये सोर्स भी है। सोर्स मतलब इससे हम चार्ज ले भी सकते हैं, ये चार्ज प्रोड्यूस भी कर सकता है। प्रोड्यूस इन द सेंस ये प्रोडक्शन ऑफ चार्ज नहीं कर रहा, इसके पास जो खुद चार्ज है उसमें से अगर ये चार्ज देता है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिंक मतलब इसमें हम चार्ज डाल दें तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इट्स ह्यूज। फाइन, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि समंदर में से एक चुल्लू भर पानी निकाल लेना, राइट। ओके, अर्थ ह्यूज रिजर्वायर ऑफ चार्ज। फाइन, ये क्लियर हो गया। एक और बात इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए, दैट इट इज कंसीडर्ड
टू बी रेफरेंस पोटेंशियल, और रेफरेंस मींस जीरो पोटेंशियल। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको यहां पर बता रहा हूं, एक्स्ट्रा बता रहा हूं। पोटेंशियल की नीड अभी हमें नहीं है। अगर आपको ये लाइन जो है, अब अगर आपको काटनी है, कट करनी है, तो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जस्ट ये एक एक्स्ट्रा बात है। जैसे हमने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, रेफरेंस पोटेंशियल। ठीक है, इसका पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, बस ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स हमें समझने हैं। इस पोटेंशियल के बारे में हम बहुत डीपली आगे पढ़ने वाले हैं, राइट? ओके, सो अर्थ ह्यूज रिजर्वायर है चार्ज का। अब देखते हैं, जैसे कि मेरे पास ये वाला केस है, ये वाला केस है, इस वाले केस को सेम मैं यहां पर बना लेता हूं। एक रॉड है पॉजिटिवली चार्ज्ड, फाइन, और एक स्फीयर है, स्फीयर जिसमें यहां पर नेगेटिव आ गया है और यहां पर पॉजिटिव आ गया है, फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एक वायर से इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, और अर्थ के साथ कनेक्ट करने का जो सिंबल होता है, ये तो वायर हो गई, अर्थ के साथ कनेक्ट करने का सिंबल जो होता है, मतलब ग्राउंडिंग का सिंबल, वो ये होता है। ठीक है, ग्राउंडिंग का सिंबल, ये ग्राउंडिंग का सिंबल है, और यहां पर हम लिखेंगे पोटेंशियल जीरो। पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, हम ग्रेविटेशन चैप्टर में भी वी से ही डिनोट करते थे, यहां पर भी वी से डिनोट करते हैं। ये पोटेंशियल थोड़ा सा डिफरेंट पोटेंशियल होता है, सबर करो, बस बाद में इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी इतना याद रखना है कि अर्थ का जो पोटेंशियल है वो क्या है, कंसीडर टू बी जीरो। तो ग्राउंडिंग में पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। ठीक है, जितना जितना आपको थोड़ा थोड़ा मैं अभी बता रहा हूं, आप बस उतना याद रख लीजिए, बाद में इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही इसको हमने ग्राउंडिंग कर दिया, मतलब अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, तो ये होगा कि आप देखो कि यहां पर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का दिखना, ये मतलब है कि यहां पर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा कि अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आएंगे इस बॉडी पर और इसकी शॉर्टेज को खत्म करेंगे। तो यहां पर तो ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव है, यहां पर भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन। मैंने क्या बोला था, इफ, ये यहां से कैसे इरेज हो गया, इफ a charged if a charged body is brought near to an uncharged conductor, then the conductor gets its charges rearranged, positives on one side, negatives on the other। ये हो गया था। ठीक है, यहां पर हम एक और चीज ऐड कर ले रहे हैं, क्या कि फाइनली आफ्टर ग्राउंडिंग, फाइनली आफ्टर ग्राउंडिंग, the charge on the neutral body is opposite as of rod। मतलब रॉड का जो भी चार्ज था ना, उसके ऑपोजिट चार्ज आएगा यहां पर, कहां पर, न्यूट्रल बॉडी पे, आफ्टर ग्राउंडिंग। क्लियर हुआ? चलो इसमें एक और समझते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, वन मोर एग्जांपल विल टेक फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। ये रॉड है, ये नेगेटिव है। ठीक है, इसको मैं एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आया, क्या होगा, क्या होगा फाइनली, सबसे पहले इंडक्शन होगा। तो पहला स्टेप क्या है कि इसकी वजह से चार्जेस रीअरेंज करेंगे, नेगेटिव के पास वाला जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ग्राउंडिंग करेंगे।
ग्राउंडिंग मतलब पोटेंशियल जीरो। इस पोटेंशियल जीरो का अभी क्या मतलब है वो ही हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पर देखो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में चले जाएंगे। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ग्राउंड में चला जाएगा, अगर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां से अगर इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड में जाएंगे तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाएगी, मतलब यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहां क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए फिर से, रॉड क्या थी, नेगेटिव, फाइनली जो स्फीयर बन के आया है वो क्या हुआ, पॉजिटिव। सो इंडक्शन में हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में रॉड का जो भी टाइप ऑफ चार्ज होता है, फाइनली न्यूट्रल बॉडी का उसका ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्ज हो जाता है। फाइन, ओके। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इंडक्शन के बाद हमें क्या हो रहा है, इंडक्शन के बाद और ग्राउंडिंग के बाद हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन इसमें हम कुछ मिसकंसेप्शंस की बात भी करेंगे। अभी बहुत लोगों को कुछ डाउट्स होंगे और आई एम डैम श्योर कि वो डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे जैसे ही हम मिसकंसेप्शंस की बात कर लेंगे। चलो हम मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करते हैं। मिसकंसेप्शंस, पहला मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन नंबर 1। और वैसे जो भी हम इस मिसकंसेप्शन में समझेंगे वो हर चीज क्लियर कर देगा। तो देखो, तो हमारे पास ये इंड्यूस्ड बॉडी है, इसमें यहां पर पॉजिटिव हो गया है और यहां पर नेगेटिव हो गया है। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम एक पॉजिटिव बॉडी लेकर आते हैं, जैसे लास्ट केस में हम लेकर आए थे, लास्ट केस में हम एक पॉजिटिव बॉडी लेकर आए थे, तो उसमें इस तरफ नेगेटिव आ गया, उस तरफ पॉजिटिव आ गया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हमारे पास ये है। अब मैंने बोला कि अगर मैंने ग्राउंडिंग ऐसे करी, ग्राउंडिंग ऐसे करी, तो यहां पर मैं लिख लूंगा v इक्वल टू जीरो। अभी इस v इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है वो हम बाद में समझेंगे, बस ग्राउंडिंग जहां पे भी है वहां पर समझ जाना है कि v इक्वल टू जीरो है। फाइन, मैंने ग्राउंडिंग ऐसे कर दी, ठीक है। या फिर मैंने ग्राउंडिंग ऐसे करी, देखो देखो सेम डायग्राम मैंने बनाया है और मैंने ग्राउंडिंग इस तरफ करी। बहुत लोगों को अगर ये कंफ्यूजन है तो अब ये क्लियर होने वाली है। देखो, मैंने यहां पर ग्राउंडिंग करी है नेगेटिव वाले साइड पे और यहां पर ग्राउंडिंग करी है पॉजिटिव वाले साइड पे। तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यही लग रहा होगा। लेकिन ये केस तो सेम है, केस तो सेम है। इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे और फाइनली हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एवरीवेयर पॉजिटिव। और यहां पर आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहां पर सारे में नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन 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 इसका करेक्ट आंसर क्या है, नेगेटिव इन द एंड। आर यू गेटिंग? इसका करेक्ट आंसर क्या है, नेगेटिव इन द एंड। मैं यहां पर थोड़ा और क्लियर कर लेता हूं कि मैं यहां पर रॉड लेकर आया था, मैं यहां पर रॉड बना लेता हूं, फिर वो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रॉड लेकर मैं आया था और रॉड जो थी वो नेगेटिव रॉड थी, ठीक है, नेगेटिव रॉड थी, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। तो ये हमारा पहला जो है पहला स्टेप है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक बार ग्राउंडिंग इधर करी है, सेम केस में एक बार ग्राउंडिंग इधर करी है, ये भी आप सोच सकते हो। फाइन, तो दोनों में अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑल नेगेटिव चार्जेस। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर ये है और ये इनकरेक्ट आंसर है। आपको मिसकंसेप्शन समझ में आ रहा है? लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि सर ये क्यों नहीं होगा। हमने तो यहाँ पर ग्राउंडिंग नेगेटिव वाले उस पर लगाई है, तो नेगेटिव चार्जेस सारे के सारे नीचे ग्राउंड में चले जाएंगे, राइट।
एक मिनट, यहाँ पर क्या किया हमने? अच्छा, इसमें तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव केस लिया हुआ था। अच्छा, ये वाला जो केस है वो ये है, सॉरी। इस वाले केस में हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव है, न्यूट्रल बॉडी है, नेगेटिव इधर पॉजिटिव आया, इधर नेगेटिव आया, यही तो हुआ, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ठीक है ना? एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि नेगेटिवली चार्ज रॉड है, इधर पॉजिटिव आया, उधर नेगेटिव आया, फाइन। तो हमने ग्राउंडिंग ऐसे करी, ग्राउंडिंग ऐसे करी, तो फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो नीचे चले गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो नीचे चले गए। तो इसको हम एक बार इरेज कर लेते हैं, इसको हम पीछे वाले केस से कंपेयर कर गए, लेकिन ये वाला केस है, राइट? तो अभी फाइनली क्या हुआ, इसमें हमें पॉजिटिव मिला, इसमें हमें नेगेटिव मिला, लेकिन करेक्ट आंसर यहां पर क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है, फाइन, ओके। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? हम नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेकर आए एक पॉजिटिवली चार्ज एक न्यूट्रल बॉडी के पास, उसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आया, और हमने ग्राउंडिंग करी, सारा नेगेटिव चार्ज ज्यादा एक्सिस में था, वो नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया और यहाँ पर पॉजिटिव हो गया पूरा। यही करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्या हम ग्राउंडिंग इस तरफ नहीं कर सकते? हम ग्राउंडिंग कहीं पे भी कर सकते हैं, हम ग्राउंडिंग चाहे यहां करें चाहे यहां करें, इन दोनों ही केस में जो आंसर होगा वो यही होगा, जो आंसर होगा वो यही होगा। चाहे आप ग्राउंडिंग नेगेटिव साइड पे करो, चाहे आप ग्राउंडिंग पॉजिटिव साइड पे करो, आंसर दोनों केस में यही होने वाला है। आर यू गेटिंग? ओके, ये रॉन्ग है। अब इसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो ये है, देखो आगे जाकर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल, ठीक है? आगे जाके हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? पोटेंशियल नाम है। हम स्टार्टिंग में जब इस रॉड को लेकर आए, स्टार्टिंग में जब हम इसको रॉड को लेकर आए, तो क्या हुआ इस बॉडी के ऊपर? इस चार्ज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेकर आए तो इस पूरे के पूरे स्पेस में नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर मैं इस रॉड नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेकर आया तो इस पूरे स्पेस में नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। मतलब ओवरऑल ये जो बॉडी है, ओवरऑल जो ये बॉडी है, ये कैसी बॉडी है? ये नेगेटिव पोटेंशियल वाली बॉडी है। अब आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये नेगेटिव रॉड है, इसकी वजह से यहां पर पूरे में नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएटेड है। क्या क्रिएटेड है? नेगेटिव पोटेंशियल। अर्थ का पोटेंशियल क्या है? जीरो। बॉडी का पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन से पता नहीं चलता कि पोटेंशियल क्या है। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, उससे नहीं पता चलता। क्या सोर्स है उससे पता चलता है, ठीक है? तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है। नेगेटिव पोटेंशियल को हम जीरो कैसे बनाएंगे? हमने कनेक्ट कर दिया ना अर्थ के साथ। अगर अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया तो अर्थ का और बॉडी का दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अब मतलब हमें इसका नेगेटिव पोटेंशियल छीनना है, इसका हमें नेगेटिव पोटेंशियल छीनना है, तो हमें क्या करना होगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेना होगा। आर यू गेटिंग? इसीलिए नेगेटिव चार्जेस नीचे जाएंगे। चाहे हम ऐसे कनेक्ट करें, अभी भी ये बॉडी कैसी बॉडी है? अभी भी ये बॉडी एक नेगेटिव पोटेंशियल वाली बॉडी है। चाहे हम यहां कनेक्ट करें या वहां कनेक्ट करें, दोनों में ये नेगेटिव पोटेंशियल छीन लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेंगे, तो ये पूरा पॉजिटिव निकल के आएगा और ये निकल के नहीं आएगा। समझ में आया? इसको लास्ट वाले केस में भी देख लेते हैं एक बार। देखो, हम यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेकर आए, तो यहां पर पूरे में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा। पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो जब हम ग्राउंडिंग करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, मतलब हमें इसे जीरो करने के लिए नेगेटिव देना पड़ेगा। तो हम इसे नेगेटिव देंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस अर्थ से इसमें जाएंगे और यहाँ पर पूरा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये तो थ्योरी हो गई, ये पूरी की पूरी क्या है? ये थ्योरी है। पर हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जैसी भी रॉड हम लेकर आएंगे, एट द एंड आफ्टर ग्राउंडिंग उसका चार्ज जो है वो रॉड के ऑपोजिट हो जाएगा। पॉजिटिव लेकर आए थे तो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव लेकर आए थे तो पॉजिटिव हो गया। I think it's very clear to you now. इस इंफॉर्मेशन को आप ग्रैस्प कर लो।
आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, वैसे आप वीडियो को पीछे रिवर्स करके बैक करके भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। ठीक है, मेरी बात क्लियर है सबको? इसमें ये तो पहला मिसकंसेप्शन हो गया जो कि क्लियर हुआ अब आपको, कि कहीं पे भी ग्राउंडिंग लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और छोटा सा मिसकंसेप्शन है वो हम करते हैं, एक छोटा सा मिसकंसेप्शन और है। वो क्या? वो थियोरेटिकल मिसकंसेप्शन है। जैसे मैं कहता हूं कि मिसकंसेप्शन नंबर 2, ठीक है, यहां पर मैंने एक बॉडी बनाई, ये पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, ठीक है। अभी मैं क्या बता सकता हूं इस बॉडी का क्या पोटेंशियल है, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल है कि पॉजिटिव पोटेंशियल है? नहीं बता सकता। मुझे उसके लिए सोर्स रॉड चाहिए। लेट्स कंसीडर सोर्स रॉड जो है वो पॉजिटिव है, तो मुझे पता चल गया कि इस बॉडी का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। जो रॉड का पोटेंशियल, मतलब जो रॉड पे चार्ज, वही इस बॉडी का पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल। समझ में आया? समझ में आ गया, पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस बॉडी को ग्राउंड करता हूं, पॉजिटिव पोटेंशियल है, मतलब क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आपको ये बात तो क्लियर है। लेकिन कई बार बच्चों को क्या लगता है, देखो मैंने इसका फाइनल जो डायग्राम बनाया वो ऐसा बना दिया, इसका फाइनल डायग्राम। अभी आपको क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और फाइनली ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये सबको पता है कि स्टार्टिंग वाला जो रॉड है वो पॉजिटिव है और फाइनल बॉडी जो है वो नेगेटिव है। ये तो पता ही है कि ऑपोजिट चार्ज आता है रिजल्ट में। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज था ना वो अर्थ में चला गया, और जो नेगेटिव चार्ज था ना वही यहां पर डिस्ट्रीब्यूट पूरे में हो गया। मतलब पॉजिटिव जो है वो अर्थ में चला गया, पॉजिटिव जो है वो अर्थ में चला गया। क्या हो गया? पॉजिटिव अर्थ में चला गया। अब क्या ये बोलना सही है? क्या ये बोलना सही है? देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें पता है कि पॉजिटिव पोटेंशियल है तो हमें उसे जीरो बनाने के लिए उसको नेगेटिव देना पड़ता है ना? नेगेटिव देना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल का अगर पॉजिटिव छीन ले तब भी तो वो जीरो हो सकता है ना। तो बच्चे बोल देंगे कि सर पॉजिटिव अर्थ में चला गया, ये सही है क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। पॉजिटिव अर्थ में नहीं गया, नेगेटिव अर्थ से आ गया, नेगेटिव अर्थ से आ गया, नेगेटिव अर्थ से आया, नेगेटिव अर्थ से आया। और ये बात एकदम करेक्ट है, करेक्ट है, नेगेटिव अर्थ से आया। ठीक है, इसका भी मैं आपको अभी बताता हूं अच्छे से क्या क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पर भी आप देखो, यहां पर क्या हुआ, ये बॉडी नेगेटिव थी, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल, हमने देखा नेगेटिव पोटेंशियल। फाइनली क्या हो रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले जा रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो बोल सकते हो कि फाइनल आंसर क्या है, पॉजिटिव है, फाइनल आंसर पॉजिटिव है। अर्थ में नेगेटिव ना जाने की वजह हम ये भी बोल सकते हैं कि अर्थ से पॉजिटिव आ गया, राइट। हम ये भी बोल सकते हैं कि अर्थ से पॉजिटिव इस बॉडी में आ गया। लेकिन नहीं, अर्थ से पॉजिटिव इसमें नहीं आया, अगेन इसका ही नेगेटिव गया है। अब एक लाइन में अगर हम आंसर करें इसको, एक लाइन में, तो क्या हो रहा है, देखो किसी भी बॉडी में जो मूवेबल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी समझो, आप बोर्स एटॉमिक मॉडल को भी समझो, जिसमें न्यूक्लियस बीच में होता है, जिसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, चारों तरफ अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड का क्या मतलब कि ज्यादा ज्यादा टाइटली अट्रैक्टेड नहीं होते वो न्यूक्लियस के साथ। मतलब चाहे तो हम इजिली निकाल सकते हैं, जैसे सोडियम Na होता है, Na से Na प्लस बहुत इजिली बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजिली निकाल लेते हैं, राइट। वैसे ही क्या हम
उसमें से पॉजिटिव चार्ज निकाल सकते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है? एटम के बिल्कुल अंदर, न्यूक्लियस के बिल्कुल अंदर, बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली वो उसमें पड़ा हुआ होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को निकालना नामुमकिन है। ठीक है, तो जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जितना भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, वो नेगेटिव की वजह से ही हो रहा है। नेगेटिव ही जा रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है। समझ में आया? तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा अर्थ की तरफ ना अर्थ की तरफ से, हमेशा नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर होने वाला है। तो इसीलिए यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल था, हमें पॉजिटिव पोटेंशियल को जीरो करना है, हमें उसे नेगेटिव देना है, तो अर्थ से नेगेटिव आया, पॉजिटिव नहीं गया। पॉजिटिव कभी जाता आता नहीं है। फाइनल समझ में आ गया? तो ये दो मिसकंसेप्शंस थे जो हमने समझ लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लैरिटी है अब आपको। आप इसे ग्रैस्प करिए, आप जो नोट डाउन करें वो नोट डाउन करिए, और जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हमें अब इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज में कुछ एक दो छोटी छोटी सी बातें और हैं। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का भी हमें डिफरेंसेस देखने हैं, वो भी बहुत इजी इजी सा थियोरेटिकल चीज़ है। उसके बाद फाइनली हम इस चैप्टर का मेन हार्ट स्टार्ट करेंगे, जो इस चैप्टर का मेन हार्ट है, जो ब्लड पंप कर रहा है पूरे चैप्टर को। ठीक है, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप पूरा का पूरा रिवीजन, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का पूरा रिवीजन करिए। वैसे उसमें कुछ है नहीं, पूरा थियोरेटिकल पढ़ा है अभी तक, राइट? ओके, दैट्स इट।